Hey Xiang Wang family, welcome back. Let's start our new chapter. फाइनली वेनिंग और नी हुसैन की वेडिंग हो चुकी थी। वांग जी और विंग ने मिलकर वेनिंग और नी हुसैन के लिए बहुत ब्यूटीफुल रूम डेकोरेट किया था और रूम डेकोरेट करते हुए विंग ने बहुत बार वांग जी को टीज भी किया था, जिससे विंग लगातार हंस रहा था। साथ ही वांग जी वो और भी ज़्यादा रेड हो रहा था क्योंकि वो हद से ज़्यादा ब्लश हो रहा था। पर विंग को वांग जी की ये सारी हरकतें बहुत क्यूट लगती थी। साथ ही वांग जी भी विंग के साथ कंफर्टेबल था, इसीलिए उसे भी विंग की ये टीजिंग बस ब्लश फील करवाती थी, ना कि उसे अब विंग की टीजिंग से गुस्सा आता था। हाँ, जब कभी कभी विंग हद से ज़्यादा कर जाता था तब विंग मार भी खाता था, पर इट्स ओके ना, वो चलता है। ऐसे ही उनके दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे उन सबको यहाँ रहते हुए 4 मंथ्स बीत चुके थे। पहले से भी ज़्यादा उन सब की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी और अब तो विंग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली सबसे बात कर रहा था। बाकी सब भी विंग को पैम्पर करते थे, उसकी केयर करते थे, जो विंग को हद से ज़्यादा पसंद आता था। साथ ही इतने दिनों में विंग एक बात समझ चुका था, वो वांग जी की तरफ सिर्फ अट्रैक्टेड नहीं है, बल्कि वो वांग जी से कहीं ना कहीं एक अलग अटैचमेंट फील करने लगा है। कहीं ना कहीं विंग की लाइफ में वांग जी एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट कर चुका है। साथ ही विंग वांग जी की हरकतों को भी देखता था, जिससे विंग ये भी समझ चुका था कि विंग भी कहीं ना कहीं वांग जी के दिल में अपनी एक अलग जगह बनाने में सक्सेसफुल तो हो ही चुका है, जिससे वो दोनों भी बहुत खुश थे। बाकी सब भी इनकी नज़दीकियाँ नोटिस करते थे। नी हुसैन तो 100% समझ चुका था कि वांग जी और विंग को एक दूसरे से प्यार हो चुका है, बस इन दोनों को अभी कंफर्म नहीं था। साथ ही नी मिंजू और मेंग्याओ भी इनके रिश्ते को समझ चुके थे। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। विंग हर रोज ऑफिस जाता, अपना वर्क करता। साथ ही नी हुसैन, मेंग्याओ, नी मिंजू, वेनिंग और वांग जी वो भी अपना अपना काम करते और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिनर वो हमेशा साथ में ही करते। साथ ही सुबह का ब्रेकफास्ट भी वो सब साथ में ही करते। सब एक साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। अचानक विंग को पता चलता है कि उसे एक बिजनेस डील क्रैक करने के लिए यूएस जाना होगा। विंग ना चाहते हुए भी सबको बताता है और कहता है उसे 2 दिन के लिए जाना होगा और 2 दिन बाद वो लौट के आएगा। सब नोट करते हैं और विंग की पूरी प्रिपरेशन करके उसे यूएस के लिए रवाना कर देते हैं। विंग 2 दिन बाद यूएस से वापस लौट आता है। वैसे तो वो डील क्रैक कर चुका था और इस वजह से वो हद से ज़्यादा थका हुआ था, पर उसे आज भी अपनी फैमिली के साथ डिनर करना था। इसीलिए वो सीधा यूएस से फ्लाइट पकड़ता है और चाइना में आ जाता है। विंग जिसके लिए हर चीज़ हर वक्त अवेलेबल होती थी, साथ ही वो ट्रैवल हमेशा अपने प्राइवेट व्हीकल्स और बाकी चीज़ों से ही करता था, वो इस बार भी अपने प्राइवेट जेट से ही सीधा चाइना लैंड हुआ था और वो करीबन 6 बजे के आसपास अपने मेंशन जाने के लिए निकल चुका था। विंग का मेंशन एयरपोर्ट से सिर्फ 30 मिनट्स की दूरी पर था, इसीलिए विंग जिसे खुद नी मिंजू पिक करने आए थे, वो नी मिंजू से हद से ज़्यादा बातें कर रहा था। उन्हें बता रहा था कि उसकी मीटिंग कैसे गई, कैसे उसने सब हैंडल किया, कैसे उसके साथ सब कुछ हुआ और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो बस अब घर जाके खाना खा के सोना चाहता था, क्योंकि ऑलरेडी डिनर का टाइम तो हो ही रहा था ना। करीबन 30 मिनट्स के बाद वो फाइनली मेंशन के बाहर थे। विंग जिसके फेस पर स्माइल थी, वो तुरंत ही मेंशन के अंदर आ जाता है। अभी फ़िलहाल सब घर पे ही थे, क्योंकि नाइट का वक्त हो ही रहा था। साथ ही सबको पता था कि आज विंग आ रहा है, इसलिए भी वो सब लिविंग हॉल में बैठकर विंग का ही इंतज़ार कर रहे थे। विंग जैसे ही उन सबको देखता है, उसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी। वो सबको ग्रीट करता है और अपने रूम में जाने के लिए वो मुड़ा ही था, तभी उसके पीछे से एक स्ट्रॉन्ग वॉइस आती है, वी वुशियान। जैसे ही विंग ने ये वॉइस सुनी थी, उसने अपनी मुट्ठियाँ कस ली थी और उसने अपनी आइज़ को भी टाइटली क्लोज किया था। वो डीप ब्रीथ लेता है और कुछ सेकंड्स के बाद अपने
पीछे मुड़कर देखता है जहाँ एक मिडल एज लेडी बहुत कॉन्फिडेंस साथ ही फेस पर गुस्से के साथ विंग के तरफ ही आ रही थी। विंग इससे पहले कि कुछ कर पाता वो लेडी विंग के पास आती है और विंग को एक स्ट्रॉन्ग स्लैप करती है जिससे विंग का फेस वन साइड हो चुका था। साथ ही विंग के फेस पर उस लेडी के 5 उंगलियों के निशान छप चुके थे। विंग जिसने अपनी आईज क्लोज कर ली थी, साथ ही वो डीप ब्रीथ ले रहा था जिससे वो खुद को काम रख सके। वो लेडी विंग की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती और तुरंत ही विंग की कॉलर को पकड़ती है और उसे खींचते हुए कहती है, तुम सुधरोगे नहीं ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग्स के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने की? क्या तुम अपनी औकात भूल चुके हो वी वुशियान? विंग जो फिलहाल बिल्कुल शांति से उस लेडी की बातें सुन रहा था, उसने अपने हेड को तक डाउन करके रखा था। वही नी मिंजू, नी हुसैन, वैनिंग, वांगजी वो चारों भी शॉक हो चुके थे, साथ ही मेंग्याओ भी, और बस डिसबिलीव में सामने वाला नज़ारा देख रहे थे। अब तक सारे सर्वेंट्स भी हॉल में मौजूद हो चुके थे और वो भी ये बस देख रहे थे क्योंकि किसी को भी हक नहीं था इन दोनों के बीच में बोलने का। सर्वेंट्स तो खैर जानते थे पर ये पांचों तो अभी जानते नहीं थे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा शॉक थे। नी मिंजू आगे बढ़ने ही वाले थे तभी एक गार्ड जो मेंशन को गार्ड करता था वो भागते हुए नी मिंजू के पास आता है और उन्हें रोक देता है। साथ ही उन्हें आइस से वहां ना जाने का इशारा कर देता है जिससे नी मिंजू भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। वो लेडी विंग की तरफ उतने ही गुस्से से देखते हुए कहती है, अपनी औकात भूलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग से अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेने की? तुम जानते हो इस वजह से जियांग कॉरपोरेशन को कितना बड़ा लॉस हुआ है? सारे इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट बैक कर रहे हैं, साथ ही शेयर होल्डर हम पे प्रेशर बना रहे हैं जिससे जियांग कॉरपोरेशन ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली है। तुमसे कितनी बार मैंने कहा है कि बिजनेस में ऐसी बेवकूफ़ियाँ मत करो। क्या लगता है तुम्हें तुम चाइना के सबसे ग्रेट बिजनेसमैन हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो? भूलो मत, ये चाइना का ग्रेट बिजनेसमैन जिसकी औकात कुछ भी नहीं है, वो एक कातिल है जो बर्थ लेते ही अपनी मॉम को मार चुका है और बाद में अपनी पिता की जान भी ले चुका है। विंग जैसे ही ये बात सुनता है वो अपनी आईज को टाइटली बंद कर लेता है। उसकी हाथों की दोनों मुट्ठियाँ कस चुकी थी और वो बस खुद को होल्ड कर रहा था, फिलहाल गुस्सा रोकने के लिए नहीं बल्कि अपने आंसू रोकने के लिए। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और ये बात हर कोई समझ सकता था पर कोई भी फिलहाल इन दोनों के बीच में बोल नहीं सकता था, खासकर ये पांचों, क्योंकि ये पांचों भले ही बोलने का कुछ हक रखते भी हैं तो फर्स्टली ये पांचों भी इस लेडी को जानते ही नहीं हैं, तो कैसे किसी के फैमिली मैटर में ऐसे ही इंटरप्ट कर सकता है कोई और, इसीलिए ये पांचों चुप थे। वो लेडी विंग की लगातार इंसल्ट कर रही है, उसे बहुत गलत चीज़ें बोल रही है पर कोई भी उसे रोक नहीं रहा, खासकर विंग खुद उसे रोक नहीं रहा। उस लेडी ने विंग की इंसल्ट करने के बाद उसे एक झटके से छोड़ दिया और बाद में विंग की तरफ अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए कहा, अगर जियांग कॉरपोरेशन में तुम्हारी इन्वेस्टमेंट वापस नहीं आई ना तो तुम याद रखना मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। इतना बोलकर वो लेडी वहाँ से जाने के लिए पलटी ही थी तभी विंग अपनी नज़रों को उठाता है और अपनी रूड वॉइस में कहता है, मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि जियांग कॉरपोरेशन में हद से ज़्यादा फ्रॉड हुए हैं और अगर मैं फिर से आपका सपोर्ट करूँगा तो मेरे बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा और वी वुशियान और अपनी रेपुटेशन के साथ नहीं खेलेगा। ऑलरेडी मैं आपकी वजह से हद से ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंस चुका हूँ।
मैडम यू, अब मैं वो बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। मुझ पे भी एलिगेशंस लगते हैं और मुझे उसका क्लैरिफिकेशन भी देना पड़ता है। आप नहीं जानती आपकी गलतियों की सज़ा मुझे किस तरह से मिलती है। जियांग कॉरपोरेशन ठीक से वर्क नहीं करती और उसका एक्सप्लेनेशन वे कॉरपोरेशन को देना पड़ता है और मैं थक चुका हूँ खुद को क्लियर करते करते। अब मुझसे नहीं हो रहा। पिछली बार भी आपके कंस्ट्रक्शन साइट पर गलत मटेरियल यूज़ करने से हादसा हो गया जिसमें 2 लोग ऑलमोस्ट अपनी जान गंवाने वाले थे। आप नहीं जानती उस मैटर को क्लियर करते करते मुझे कितनी परेशानी सहनी पड़ी। ये सुनना था कि वो लेडी जो मैडम यू थी वो टर्न होती है और विंग के पास जाकर उसे और एक ज़ोर से हार्ड स्लैप करती है जिससे विंग थोड़ा लड़खड़ाया था पर उसने खुद को संभाल लिया था। ऑब्वियसली वो एक स्ट्रॉन्ग अल्फा था तो खुद को तो वो होल्ड कर ही सकता था। मैडम यू विंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है, तो अब मेरा पाला हुआ डॉग मुझ पर ही भौंकेगा और मुझे ये बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत। तुम जो जी रहे हो ना, ये तुम्हारी जिंदगी नहीं है, वो मेरी बहन की और उसके हस्बैंड की जिंदगी को तुमने छीना है और फिर तुम आज सांसें ले रहे हो। अपने मॉम डैड के कातिल को मेरे सामने बोलने की परमिशन कब से मिल गई? आज जब तुम ये सब कमा रहे हो तो क्या लगता है तुम्हें ये सब तुम्हारा है? नहीं विभूषण, ये सब मेरी बहन का है जो वो तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस कर चुके हैं। इवन उसने तो अपनी जान भी दे दी तुम्हें बचाने के लिए। फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती? जीते हुए कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाते तुम? ये सुनना था कि विंग एक स्मग के साथ मैडम यू की तरफ देखता है और अपनी रूड वॉइस में कहता है, ताकि मेरे मरने के बाद इस पूरी प्रॉपर्टी की आप और आपका वो सो कॉल्ड बेटा ओनर बन जाए। इसीलिए तो इतने सालों से मेरे मरने का ख्वाब देख रही है ना आप। ये सुनना था कि मैडम यू, जिसके फेस के एक्सप्रेशन थोड़ी देर के लिए चेंज हो चुके थे पर वो फिर से अपने पुराने अवतार में आते हुए कहती है, ओ तो द ग्रेट बिजनेसमैन वी वुशियान की जबान छूटने लगी है। मेरे सामने बोलने की हिम्मत कर रहा है वो। मेरा पाला हुआ कुत्ता मुझ पे ही भौंक रहा है। ये सुनना था कि विंग मैडम यू की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, मैं आपका कोई डॉग नहीं हूँ। ये जो भी मैंने किया है वो मेरी मेहनत है, ना कि आपकी तरह मैं लोगों को फंसाता हूँ। ये सुनना था कि मैडम यू फिर से नेक्स्ट पल विंग पर हाथ उठाती है और विंग फिर से खुद को संभालता है। मैडम यू अपने एक हाथ से विंग की कॉलर को पकड़ती है और उसे खींचते हुए कहती है, वैसे इस बार इस डॉग के माउथ में आवाज़ कैसे आ गई? जो इंसान इससे पहले मेरी तरफ नजरें उठाकर नहीं देखता था वो इस बार अपनी औकात कैसे भूल गया? क्या कोई स्पेशल है जिस वजह से तुम स्टैंड लेना सीख रहे हो खुद का? हाँ, वैसे मुझे पता चला है कि कुछ दिन पहले तुम कुछ स्ट्रीट डॉग्स को अपने घर में लेके आए हो और वो फिलहाल तुम्हारे साथ ही रहते हैं, तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली बनके, जिसमें शायद एक अनमैरिड ओमेगा भी है ना? वैसे सुना है काफ़ी ब्यूटीफुल है वो और आजकल चाइना का रिचेस्ट बिजनेसमैन उस ओमेगा के आगे पीछे अपनी दुम हिलाते हुए फिरता है। क्या ये रूमर्स सच हैं? ये सुनना था कि विंग मैडम यू के हाथ पर हाथ रखता है और उस हाथ को अपने कॉलर से दूर करते हुए कहता है, बस मेरे बारे में जो बोलना है वो बोल सकते हो, लेकिन उन लोगों की इंसल्ट मैं नहीं सहूँगा। उन लोगों का आपसे कोई भी लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ मुझे ह्यूमिलिएट करने का हक है, वो भी मैंने देके रखा है, इसीलिए इसका गलत मतलब मत निकालना। ये कभी मत सोचना कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता या मैं कायर हूँ। मैं बस आज तक चुप था क्योंकि आप मेरी मदर की सिस्टर है और मैं ये रिलेशन
मानता हूँ, इसीलिए आपकी रिस्पेक्ट करता था, पर और नहीं, हमेशा आपके गलत कामों को कवर अप करता रहूं, हमेशा जियांग कॉरपोरेशन को सो कॉल्ड गुड लिस्ट में रखने के लिए खुद को नीचे गिराता रहूं। आखिर कब तक चलेगा ये? कब तक मैं आपकी ज्यादती सहूं? आपने तो बहुत पहले ही ये कह दिया है ना कि आपको मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो जब भी आप पर आती है आप मुझ पर क्यों बरसते हो, क्यों यहाँ आते हो हमेशा, जबकि आप जानते हो कि मैं सिर्फ एक डॉग हूं, तो क्यों इस डॉग के घर पे आते हो? क्यों हमेशा मुझे ह्यूमिलिएट करते रहते हो? अगर मैं इतना ही बुरा हूं, आपकी सिस्टर का सो कॉल्ड कातिल हूं, तो क्यों इस कातिल की शक्ल आपको हर बार देखनी पड़ती है? आप अपने घर क्यों नहीं रहती? क्यों मुझे हमेशा डिस्टर्ब करने यहाँ आ जाती हो? ये सुनकर मैडम यू हद से ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी और वो विंग के हाथ से अपना हाथ छुड़ाती हैं और विंग को नेक्स्ट स्लैप मारने ही वाली थी। तभी विंग अपने हाथ से मैडम यू का वो स्लैप रोक देता है और मैडम यू की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, नहीं मैडम यू, अभी नहीं, मैं थक चुका हूँ और गिव अप कर चुका हूँ आपको मनाते मनाते, आपको ये समझाते समझाते कि आपके सिस्टर की और मेरे फादर की दोनों की डेथ में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं नहीं था वो जिसने उन दोनों को मारा। आपको सिर्फ अपनी सिस्टर तब याद आती है जब आपकी कॉरपोरेशन खतरे में हो, लेकिन मैं अपनी मॉम को हर रोज याद करता हूँ और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप अपनी इस सो कॉल्ड सिस्टर के रिलेशन को कितना मानती थी, इसीलिए मेरे आगे और नहीं चलेगी आपकी। आपका जियांग कॉरपोरेशन जैसा संभालना है वैसा संभालो, नहीं संभाला जा रहा बेच दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आगे से वे कॉरपोरेशन में आप एंटर नहीं कर सकती। इनफैक्ट वह मेंशन ये वी वुशियान का है जहां आपकी एंट्री आगे से बैन होगी। आगे से कोई भी आप मुझसे कांटेक्ट नहीं रख सकती। मैं आज ऑफिशियली जियांग कॉरपोरेशन से अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूँ, साथ ही जियांग फैमिली से भी। आपका ये सो कॉल्ड डॉग अब अपने नेक से उस पट्टे को हटाता है जो आपने उसके मॉम डैड के मौत के बाद उसके गले में डाल के रखा था। इसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस डॉग के घर पे आने की। इतना बोलकर वो मैडम यू को एक झटके से छोड़ देता है और बहुत ज़ोर से चीखते हुए कहता है, गार्ड्स। जैसे ही विंग गार्ड्स को आवाज़ देता है, बहुत सारे बॉडी गार्ड्स वहाँ आकर विंग को पोक करते हैं। विंग मैडम यू की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, ये लेडी आगे से वह मेंशन में नहीं आनी चाहिए। इससे पहले कि विंग आगे कुछ बोल पाता, मैडम यू विंग की तरफ गुस्से से देखते हुए ऑलमोस्ट उस पर चीखते हुए कहती हैं, ओह, तो उस ओमेगा ने अब इतनी हिम्मत दे दी है तुम्हें कि तुम अपने ही आंट से ऐसा बिहेव करोगे? वैसे क्या तुम नहीं जानते, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए ओमेगा फिक्स करके रखा है, तुम्हारी शादी तक मैंने तय करके रखी है, इसीलिए तुम उस ओमेगा को अब अपनी लाइफ से धक्के मार के बाहर निकालोगे, साथ ही अपनी उस सो कॉल्ड स्ट्रीट फैमिली को भी, और फिर से उस ओमेगा से शादी करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया है। अपना ये बिहेवियर ठीक करो, अभी की गलती के लिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, पर नेक्स्ट टाइम ये गलती ना हो सके। इतना बोलकर वो विंग की तरफ बहुत प्राउडली देखने लगती है, जैसे उसने कुछ गलत किया ही नहीं हो। विंग जैसे ही ये सुनता है वो एक डीप ब्रीथ लेता है और मैडम यू के थोड़े पास आते हुए कहता है, शायद आपने ठीक से सुना नहीं, तो मैं फिर एक बार क्लियर करके बताता हूँ। आज से आपका और मेरा हर रिलेशनशिप टूटता है। आज से मैं आपका कोई डॉग नहीं हूँ जिसके गले में आपके नाम का पट्टा है। और रही बात मेरे स्ट्रीट फैमिली की, तो वो फैमिली ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि वो एटलीस्ट आपकी तरह हर बार मुझे ह्यूमिलिएट नहीं करती, मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ तो रहती है। आपकी तरह मुझे पैसे से जज नहीं करती। और रही बात उस ओमेगा की, तो वो ओमेगा
उससे मेरा कोई भी रिलेशन हो, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। किसी और को मेरे रिलेशनशिप्स की कंसर्न लेने की ज़रूरत नहीं है। रही बात मेरी शादी की, तो वो शादी तो मैं करने से रहा, क्योंकि अब और ज़बरदस्ती के रिश्तों में मैं नहीं बन सकता। जिस ओमेगा को सिलेक्ट किया है ना, उसकी शादी अपने बेटे से कर देना। और हाँ, मुझे कार्ड भिजवाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर विंग अपने रूम में जाने के लिए मुड़ा ही था, तभी मैडम यू चीखते हुए कहती हैं, एक स्लेव के लिए तुम अपनी आंट से ऐसे बातें करोगे? भूलो मत अपनी जगह भी, और उसे भी उसकी जगह बता देना। वो सिर्फ तुम्हारी लाइफ में एक हॉर है, जिसे तुम चाहो तो अपने नीड्स के लिए रख सकते हो, अपना बेड वार्मर या फिर अपना मिस्ट्रेस बनाकर, पर तुम्हारी वाइफ तो वही बनेगी जो मैं सिलेक्ट कर चुकी हूँ। वही तुम्हारी बेटर हाफ की पोजीशन लेगी। ये सुनना था कि विंग की मुट्ठियाँ कस चुकी थी। वो पीछे मुड़ता है और अपने हाथ को मैडम यू पर उठाने ही वाला था, तभी वो बीच में ही रुक जाता है, एक डीप ब्रीथ लेता है, अपनी आइज़ को टाइटली बंद करता है और बाद में अपने उस हाथ की भी मुट्ठी बनाता है जिसे उसने मैडम यू पर उठाने के लिए आगे बढ़ाया था। मैडम यू भी विंग का ये एक्शन देखकर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। ऑब्वियसली विंग एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा है, जिस वजह से उसके फेरोमोन्स भी हद से ज़्यादा स्प्रेड हो रहे थे। वो फेरोमोन्स भी इतने ज़्यादा डोमिनेटेड थे कि मैडम यू के साथ साथ वहाँ जितने भी लोग थे वो सब अपने घुटनों पर बैठ चुके थे, क्योंकि विंग के फेरोमोन्स हद से ज़्यादा अग्रेसिव थे। इनफैक्ट नी मिंजू, जियांग यू, मेंग्याओ, वेनिंग, नी हुसैन और वांगजी तक अपने घुटनों पर बैठ चुके थे। वही सारे सर्वेंट्स और गार्ड तक अपने मास्टर के आगे झुक चुके थे। विंग मैडम यू की तरफ देखते हुए गुस्से से कहता है, यही यही आपकी सही जगह है मेरे कदमों में। भूलिए मत, मैं चाइना का सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन, एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा हूँ, जिसे किसी भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जो अपने दम पे इस पोजीशन पे पहुंचा है और जो आपके सामने सिर्फ आज तक अपने रिलेशन के लिए झुकता आया है, ना कि इसलिए कि मैं आपसे फाइट बैक नहीं कर सकता। मैंने आज तक आपकी हर ज्यादती सही, क्योंकि मुझे 1% तो भी होप थी कि आप मुझे एक्सेप्ट कर लोगी। आपके पीछे प्यार के लिए भागता रहा मैं, और बचपन से भागता आया हूँ। एक पल के लिए तो भी ये चाहता था कि आप मुझे एक्सेप्ट कर ले एज योर नेफ्यू, मुझे एक्सेप्ट कर ले, पर नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक हार्टलेस लेडी हैं जिसे सिर्फ पैसे से मतलब है। ओके, पैसा चाहिए ना आपको? कितना कितना पैसा चाहते हो आप? 1 मिलियन, 10 मिलियन, 20, 30, 50, 80, 100 मिलियन, बस इतना ही ना? ओके, 100 मिलियन मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा, लेकिन इसके बाद फॉर गॉड सेक मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर देना। और रही बात उस ओमेगा की, तो वो ओमेगा मेरा कुछ भी हो, पर मैं उसकी हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, और मेरी ओमेगा जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, किसी को भी मैंने इजाज़त नहीं दी उसकी डिसरिस्पेक्ट करने को, उसे होर, मिस्ट्रेस या मेरे बेड वार्मर तक कहने को। अगर उसका और मेरा कोई रिलेशनशिप भी है ना, तो वो बिल्कुल प्योर है, मेरे मॉम डैड की तरह, और मैं उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितने मैं अपनी मॉम की करता था। आपने आज उसे गलत कहकर मेरी बॉटम लाइन को टच कर लिया है, और आज से, जैसा कि मैंने पहले भी कह दिया था, जियांग कॉरपोरेशन से मेरा मतलब वी वुशियान का कोई भी कनेक्शन नहीं है, ना ही कोई रिलेशनशिप और ना ही कोई एक्सपेक्टेशन आपको मुझसे रखनी चाहिए। इतना बोलकर विंग गार्ड्स की तरफ देखता है और मैडम यू की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, इस लेडी को बाहर फेंक दो, आगे से ये वे मेंशन में एंटर नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। इतना बोलकर विंग मुड़ता है और सीधा अपने
रूम की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। वही वो गार्ड्स मैडम यू को दोनों तरफ से पकड़ते हैं, मतलब उनके दोनों हैंड्स को पकड़ते हैं और उन्हें बाहर ले जाने लगते हैं। मैडम यू विंग के तरफ देख रही थी और गुस्से से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वो विंग को लगातार और भी ह्यूमिलिएट कर रही थी, पर विंग, जिस पर अब इन सब चीज़ों का कोई भी असर नहीं होने वाला था, वो फाइनली अपने रूम में पहुंच चुका था। सारे गार्ड्स ने मिलकर मैडम यू को बाहर फेंक दिया था और फाइनली अब जाकर कहीं सब अपने पैरों पर खड़े हुए थे, क्योंकि अब तक विंग के फेरोमोन्स की वजह से वो सब अपने घुटनों पर थे। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my fan fiction, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.